हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपना रसायन विज्ञान का चैप्टर। सबसे शुरुआत से चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जो एएलपी और जो अपने जो एएलपी और टेक्नीशियन में साइंस आती है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये रसायन विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर होगा। भौतिक विज्ञान के कुछ दो एक चैप्टर रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट टाइम में उन्हें कंप्लीट करके प्लेलिस्ट में डाल देंगे। ठीक है, अब रसायन विज्ञान स्टार्ट करते हैं। रसायन विज्ञान में सबसे पहला चैप्टर आपका पदार्थ का है कि पदार्थ की अवस्थाएं कैसी कैसी होती हैं और कैसे कैसे पदार्थ काम करता है, तो उसके बारे में पहले सीख लेते हैं, तब क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं कि पदार्थ के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि होता क्या है पदार्थ और इसकी अवस्थाएं। वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें भार होता है द्रव्य कहलाती है। द्रव्य से मतलब मैटर। ठीक है, उसे मैटर कहते हैं। ठीक है, जैसे हवा, पानी, लकड़ी आदि। तो द्रव्य न तो उत्पन्न किया जा सकता, न ही नष्ट किया जा सकता। ठीक है, यद्यपि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो हवा को हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, पानी को भी, लकड़ी को भी एक रूप से दूसरे रूप में, एक तरह से ऊर्जा। ठीक है, और ऐसे ही पदार्थ भी होता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है, वो नष्ट नहीं होता। तो द्रव्य का वर्गीकरण कैसे किया इसने? द्रव्य को देखा या सूंघा और महसूस किया जा सकता है। सामान्यतः द्रव्य पर भौतिक अवस्था के आधार पर तीन अवस्थाएं ठोस, द्रव एवं गैस में विभाजित की जाती है। ठोस, द्रव और गैस। प्लाज्मा तथा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कंडेंसेट पदार्थ होते हैं। दो पदार्थ अलग से होते हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पदार्थ अन्य दो भौतिक अवस्थाएं हैं, किंतु ये केवल विशिष्ट परिस्थितियों में ही देखी जा सकती है। रासायनिक अवस्था के आधार पर द्रव्य को निम्न प्रकार बांटा गया है। ठीक है, तो हमारी जो ठोस, द्रव, गैस है, इन्हें तीन तीन प्रकार में बांटा गया। अगर बिल्कुल ज़्यादा ही डीपली जाके पूछेगा तो 5 प्रकार बताने पड़ेंगे। ठीक है, जो कि दो जो होते हैं वो भौतिक अवस्थाएं उनकी अलग होती है, वे कुछ विशिष्ट होते हैं। ठीक है, द्रव्य। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य को दो भागों में बांटा है, भौतिक अवस्था के आधार पर और रासायनिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, भौतिक अवस्था जो जैसे हम उसे देखते हैं, कोई ठोस है, कोई द्रव है, कोई गैस है। ठीक है, और रासायनिक अवस्था जो शुद्ध पदार्थ है और अशुद्ध पदार्थ है। अभी हम शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ के बारे में बात करेंगे। पहले हम ठोस के बारे में देख लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोस होता है और अक्रिस्टलीय ठोस होता है, दो होते हैं। फिर द्रव्य तो द्रव्य है और गैस भी गैस है। फिर इधर शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में आता है तत्व और यौगिक। क्या होता है? तत्व और यौगिक। तत्व में आता है धातु, अधातु और उपधातु। और यौगिक में आता है कार्बन और अकार्बन। जो कार्बन से बना होता है और अकार्बन से बना होता है वो यौगिक होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा, फिर आपका आ जाता है अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ में आता है मिश्रण। ठीक है, मिश्रण होता है समांगी और विषमांगी। यह अशुद्ध पदार्थ होता है। ये पदार्थ किसी दो पदार्थ को मिला के बनाए जाते हैं, ये अशुद्ध हो जाते हैं इसलिए। ठीक है, शुद्ध पदार्थ होते हैं धातु है, कोई धातु है वो अपने आप में शुद्ध है, अधातु भी और उपधातु भी। कार्बनिक और अकार्बनिक ये यौगिक होते हैं। ठीक है, कार्बन से बना हुआ यौगिक से रिलेटेड है। ठीक है, शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ जिनका संगठन निश्चित तथा स्थिर होता है, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें पुनः तत्व तथा यौगिकों में बांटा गया है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ जिनको अन्य अवयवों में अवस्थित नहीं किया जा सकता, जिनका निर्माण सामान्य सामान्य भौतिक या रासायनिक विधियों के द्वारा रासायनिक पदार्थों से किया जाता है, तत्व कहलाते हैं। सभी शुद्ध पदार्थ तत्वों के संयोगों से बनते हैं। ठीक है, तत्व मिलकर शुद्ध पदार्थ बनाते हैं। कितने तत्व हैं? 118 तत्व अब तक खोजे गए हैं केमिस्ट्री में, और 94 पृथ्वी पर हैं, और जो आगे के हैं वो वैज्ञानिकों ने लैब में बनाए हैं। ठीक है, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब शेष पदार्थ वैज्ञानिक प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से संश्लित किए गए हैं। पुनः धातु, अधातु एवं उपधातु विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, उनको जब वो अच्छी तरह मिल जाएंगे हमको। आगे चलते हैं। तो ऑक्सीजन, इसकी मात्रा बताइए कि पृथ्वी पर कितनी है? तो ऑक्सीजन की 46.46%, सिलिकॉन की 27.7%, एल्यूमिनियम की 8%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.6, सोडियम 2.8, पोटेशियम 2.6, मैग्नीशियम 2.8। ये आपकी सभी तत्व हो गए। ठीक है, इनमें धातु और अधातु दोनों होते हैं। भूप्रपटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन तथा इससे कम मात्रा में पाया जाने वाला एस्टेटिन है। ठीक है, ऑक्सीजन 65%, हाइड्रोजन 9.5, कैल्शियम 1.5, पोटेशियम 0.35, सोडियम 1.15। ठीक है, मैग्नीशियम 0.05, कार्बन 18.5, नाइट्रोजन तीन तीन पाया जाता है, फास्फोरस 1% पाया जाता है प्रतिशत में है सब। ठीक है, लोहा 0.004% पाया जाता है। फिर आते हैं यौगिक। वे पदार्थ जो
दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बनते हैं और जिनकी अवयवी तत्वों की परमाणुओं की संख्या का अनुपात नियत रहता है। ठीक है, यौगिकों में तत्वों का अनुपात नियत रहता है, जो जितना ये होगा उतना ही जितना ये होगा उसके अनुपात में सीधा सीधा अनुपात में होता है। ठीक है, यौगिक कहलाता है। यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। जैसे जल H2O, तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के दो अणु, ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर एक परमाणु मिलकर क्या बना रहा है, एक अणु मिलकर क्या बना रहा है, जल बना रहा है। ठीक है, तो इसे यौगिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तत्व नहीं बोलेंगे। दो तत्वों से मिलकर बना हुआ एक यौगिक होता है। इसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2:1 अनुपात में होती है। यह अनुपात सदैव स्थिर रहता है, चाहे जल किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। ठीक है, आगे चलते हैं। मिश्रण, वे द्रव्य जो दो या दो से अधिक द्रव्यों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनते हैं मिश्रण कहलाते हैं। मिश्रण के गुण उनके अवयवों के गुणों पर मिश्रण होते हैं। ठीक है, चीनी नमक का मिश्रण, नमक तथा पानी का मिश्रण, लकड़ी तथा बुरादे लोहे की कणों का मिश्रण, वायु विभिन्न गैसों ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प आदि का मिश्रण, मिश्र धातु, नदी का जल, कांच, दूध आदि मिश्रण के अन्य उदाहरण हैं। मिश्रण सदैव अपने अवयवों के स्वाभाविक गुणों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी और विषमांगी, इसके किसी भी भाग का संगठन उसके किसी भी दूसरे भाग के संगठन के समान होता है। जैसे चीनी या नमक का जलीय विलयन। समांगी मिश्रण एक ही प्रावस्था में रहता है। विषमांगी मिश्रण, इनके विभिन्न भागों का संगठन एक दूसरे से भिन्न होता है। बालू, लोहे के छीलन मिश्रण और कंक्रीट। ठीक है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण से समझ में आया क्या होता है। देखो, चीनी और नमक ये दोनों एक दूसरे में, ये चीनी और नमक क्या होता है, जल में विलय है, तो ये मिल जाते हैं, उसमें अलग अलग दिखाई नहीं देते। चीनी अगर जल में घोल दी तो मिल जाती है, तो वो हो गया समांगी मिश्रण। कौन सा हो गया, वो हो गया समांगी मिश्रण। और विषमांगी में क्या है, विषमांगी में है कि जब दो चीज़ों को हम एक जगह मिला रहे हैं तो वो मिलने के बाद अलग अलग हमें दिखाई दे। जैसे लकड़ी का बुरादा लीजिए और उसमें कील डाल दीजिए तो वो दिखाई देगी अलग से ही कील। ठीक है, तो वहाँ पे उसे विषमांगी मिश्रण कहेंगे। जैसे हम सीमेंट में रेते में और रेता मिलाते हैं और फिर बजरी मिला देते हैं तो बजरी अलग दिखाई देती है, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, मिश्रण का पृथक्करण, मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को विभिन्न विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। मिश्रण को पृथक करने के लिए विधियाँ प्रयुक्त की जाती हैं। अब ये जो मिश्रण है इनको अलग किया जाता है। जैसे अपकेंद्रण विधि के सिद्धांत पर आधारित है कि तेजी से घूमने पर सघन कण नीचे बैठ जाते हैं। जो तेजी से किसी चीज़ को घुमाते हैं तो भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण सतह पर आ जाते हैं। इसका प्रयोग मक्खन से क्रीम निकालने में किया जाता है। ठीक है, अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, क्रिस्टलन विधि ठोस वस्तुओं के पृथक्करण तथा शुद्धिकरण के लिए प्रयुक्त होती है। इस विधि में अशुद्ध ठोस पदार्थ या मिश्रण को उचित विलायक जैसे जल, अल्कोहल, एसीटोन आदि के साथ मिलाकर गर्म करते हैं। इसके पश्चात विलयन को गर्म अवस्था में ही छान लेते हैं। प्राप्त छीलन विलयन को ठंडा करने पर शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टलन प्राप्त होते हैं। अशुद्धियाँ मात्र द्रव में घुली रहती हैं। ठीक है, क्रिस्टलों को पृथक करके जल शोषित द्वारा सोख लिया जाता है। तो ये इन्हें अलग अलग करने की विधियाँ हैं। जैसे जल को कोई किसी चीज़ में जल को सोखने की क्षमता है तो उसमें से केवल जल को वो सोख लेगा और वो जो चीज़ उसमें मिली हुई थी वो अलग निकल जाएगी। ठीक है, ये इसे अलग करने के, पृथक करने के कुछ नियम थे। तो मैं समझता हूँ कि पदार्थ के बारे में आपने पढ़ा तो आप चीज़ें बता सकते हैं कि पदार्थ क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। देखिए, जब कोई चीज़ जम गई तो उसके अणु पास पास हो गए। ठीक है, पास पास हो गए तो सबसे ज़्यादा किसके पास में होंगे, सबसे ज़्यादा ठोस में होंगे पास में अणु। ठीक है, तो आकर्षण किस में होगा, ठोस में सबसे ज़्यादा। गैस में सबसे ज़्यादा दूर दूर होंगे तो आकर्षण गैस में सबसे कम होगा। द्रव में दोनों के बीच में होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पदार्थ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। जो पदार्थ होता है वो कथन सही नहीं है बताना है। ठीक है, तो पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता, ये गलत है। पदार्थ के कणों के बीच तो आकर्षण बल होता है भैया। ठीक है, तो जब भी वो पदार्थ बना हुआ है। ठीक है,
कणों से मिलकर। पदार्थ के कण द्रव्य और वायुओं में सतत स्थानांतरित होते हैं, ठीक है। पदार्थ कणों से बना होता है, ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है, ठीक है। अंतर तो होता है लेकिन आकर्षण बल काम नहीं करता, ये गलत है। आकर्षण बल होता है उसमें। ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? तो व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। ठोस के कण क्या होते हैं? एक जगह ऐसे बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से मिल जाते हैं, ऐसे 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 पूरी तरीके से सारे कण ठोस के एक जगह मिल जाते हैं। वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है एवं कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, ठोस कहलाते हैं, ठीक है। प्रत्येक ठोस अवयवी कणों से मिलकर बना है। ये अवयवी कण अणु, परमाणु, आयन होते हैं। ठोस असंपीड्य कठोर होते हैं और इनके अवयवी कणों के बीच के मध्य रिक्त स्थान होता है, ठीक है। ठोस के बारे में बातें बताइए। घनत्व गैस द्रव की तुलना में अधिक होता है, ठीक है। ठोस व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं और इनका गलनांक प्राय अधिक होता है। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? अगर वैज्ञानिकों को इसमें शामिल कर लिया है तो वैज्ञानिकों ने पांच प्रकार की अवस्थाएं बनाई है। और अगर हम भौतिक अवस्था में देखें तो भौतिक अवस्था में हमारी ठोस, तरल, गैस है, 3 है, ठीक है। वैज्ञानिक आधार पर पूछे तो 5 आंसर आएगा, ठीक है। प्राकृतिक आधार पर पूछे तो 3 आंसर आएगा, ठीक है। प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो यहाँ से पूछ रहा है कि आकृति में क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता? अब क्या नहीं लगाया जा सकता है भैया अनुमान, ठीक है। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद है। ये प्रकृति में पता नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। इसने ही कहा ना आकृति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, तो इसमें आकृति में प्लाज्मा का कोई इन आकृतियों से पता लगा ही नहीं जा सकता, ठीक है। प्लाज्मा तो अंदर होता है शरीर के, तो यही इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद है। इसका पता नहीं लगाया जा सकता इससे, इन चित्रों से, ये पूछ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। उन्हें कोशिकाओं और विषाणु प्लेटलेट्स में पाया जाता है। प्लाज्मा का काम उन्हें पोषण पहुंचाना, रक्तवाहिनियों में विसरण में सहायता करना। अगला क्वेश्चन है कि विसरण अधिकतम तीव्रता से होता है, किस में होता है? तो विसरण गैसों में होता है। गैसों में क्या होता है? विसरण अधिक तीव्रता से होता है, यानी कि वो फैल सकती है बहुत तेज़ी से, ठीक है। भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, गैसों में विसरण अधिक तीव्रता से होता है। गैसों के अणुओं में आकर्षण और प्रतिकर्षण नहीं होता, ठीक है। आगे चलते हैं। कौन सा कथन गलत है? ये क्वेश्चन ALP में पूछा हुआ है। तो जो पदार्थ होता है उसके कण स्थिर अवस्था में होते हैं, ये गलत है, ठीक है। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में नहीं होते। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, ये भी ठीक है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी ठीक है। उनके बीच रिक्त स्थान होता है, ये भी ठीक है। लेकिन स्थिर अवस्था में पदार्थ के कण नहीं होते। पदार्थ के कण मूव करते रहते हैं। आगे चलते हैं। डैश एक शुद्ध पदार्थ है, तो शुद्ध पदार्थ में कौन आता है? शुद्ध पदार्थ में मीथेन आता है। मीथेन एक अपना अलग पदार्थ है, ठीक है। चीनी के घोल में चीनी और पानी का घोल है। दूध में भी पानी और दूध का है, और वायु में बहुत सारी वायु, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बहुत सारी मिली होती है। मीथेन एक अलग अपना स्थान लिया हुआ है, वो मीथेन है, तो मीथेन ही है, ठीक है। मीथेन शुद्ध पदार्थ है और यह पृथ्वी की सतह के नीचे पेट्रोलियम पदार्थ के साथ प्राकृतिक गैस के रूप में पाई जाती है। यह दलदली भूमि में भी मिलती है, इसीलिए इसे मार्स गैस भी कहते हैं। कौन सा विधान सत्य है? ठीक है। पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थ उनके पात्र का आकार प्राप्त करते हैं। देखा जाए तो गैसों का कोई आकार नहीं होता। तो दूसरा दिया है बी में संपीड्यता। देखिए, एक दिया है दृढ़ता के आधार पर, एक दिया है संपीड्यता के आधार पर। यह पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम हो जाता है। गैसों में यह गुण पाया जाता है, ठीक है। तो इसे ये बताना है कि ए सत्य है या बी सत्य है, ठीक है। अब दृढ़ता के बारे में आपको पता होना चाहिए, संपीड्यता के बारे में आपको पता होना चाहिए, तब आप जाके इस क्वेश्चन का आंसर लगा पाएंगे। तो इसमें केवल बी सत्य है, क्योंकि दृढ़ता का पदार्थ में दृढ़ता का कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि दृढ़ता तरल में नहीं हो सकती, ठीक है। तो संपीड्यता पे बात आती है कि क्या होता है, उच्च दाब पर आयतन कम हो जाता है। उच्च दाब अगर डालें तो आयतन कम हो जाता है, गैसों में यह गुण पाया जाता है। ये बात इसकी सत्य है, ठीक है।
आगे चलते हैं। पदार्थ का वर्गीकरण, यौगिक, मिश्रण और विलयन, जो हमने पढ़ा था अभी। तो मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है, मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है, मिश्रण हो सकता है समांगी और विषमांगी दोनों, ठीक है। समांगी भी हो सकता है, विषमांगी भी हो सकता है। अब मिश्रण में हमने पढ़ा था समांगी में कौन कौन, समांगी में वो जो एक दूसरे में मिल जाए, पानी में अगर चीनी घोल दी तो वो दिखाई नहीं देती, ठीक है। विषमांगी वो कि कोई रेता लिया और रेते में कील डालो, या फिर रेते में कुछ बजरी वगैरह डालो, पत्थर डालो, कंकड़ डालो मोटी मोटी, तो वो विषमांगी मिश्रण है, वो उसमें घुलता नहीं है, ठीक है। एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है, तो ठोस विलयन का एक उदाहरण है मिश्र धातु। दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों की समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, ठीक है। ठोस में ठोस का विलयन तांबा तथा जस्ता, ठीक है। थैलियम धातु में पारा धातु का विलयन, ठीक है। ये कुछ चीज़ें बताई हुई हैं कि गैस में ठोस का विलयन, और वायु में कपूर का विलयन, द्रव में द्रव का विलयन, जल में अल्कोहल का विलयन, ठीक है। तो ये कुछ प्रकार के मिश्रण इसने बताए हैं, ठीक है। और मिश्र धातु किसका उदाहरण है, तो मिश्र धातु दो धातुओं का एक मिश्रण होता है, उसे मिश्र धातु कहते हैं, ठोस विलयन होता है, ठीक है। धातु के चैप्टर में हम पढ़ेंगे आगे, अभी आएगा, तो यहाँ ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। उससे पहले कुछ क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ। कौन सा विषमांगी मिश्रण है, तो विषमांगी मिश्रण कौन सा है, दूध एक विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें प्रत्येक भाग में अवयवी पदार्थों के संगठन और गुणधर्म एक जैसे नहीं होते, ठीक है। जैसे लोहा एवं गंधक का मिश्रण, बालू और नमक का मिश्रण। तो इसने पूछा कौन सा विषमांगी मिश्रण है। तो वायु तो एक विषमांगी मिश्रण नहीं है। पीतल, दूध एक विषमांगी मिश्रण है, इसने बताया, ठीक है। आगे देखते हैं। सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, सामान्य पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। तो भौतिक अवस्था में कोलाइडी होता है विलयन, कोलाइड एक प्रकार का विलयन होता है, ठीक है। कोलाइड पदार्थ सामान्य पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। यह एक रासायनिक मिश्रण होता है जिसमें एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ में सामान्य रूप से प्रक्षेपित होते हैं। पदार्थ की मुख्य तीन अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस होती हैं। हवा एक डैश है, तो हवा क्या है, दोनों तत्वों एवं यौगिकों का मिश्रण है, ठीक है। हवा क्या है, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं बल्कि पूरे माध्यम में विलंबित बने रहते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं, ठीक है। सस्पेंशन कहलाता है क्या चीज़, वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं, पूरे माध्यम में विलय निलंबित बने रहते हैं, उन्हें सस्पेंशन बोलते हैं। याद रखना सस्पेंशन के बारे में। कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता, तो इनकी संरचना तय है। तो संरचना तय नहीं होती, कोई भी मिश्रण है उसकी संरचना तय नहीं होती, ठीक है। मिश्रण में उपस्थित उनके घटक अपने अवयवों को सदैव बरकरार रखते हैं, ठीक है। जैसे नमक बालू का मिश्रण, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उसे क्या कहते हैं, अमिश्रणीय, ठीक है। इम्मिसिबल, अमिश्रणीय पदार्थ कहते हैं। तेल और पानी दो तरल पदार्थ हैं जो अमिश्रणीय हैं। शक्कर के घोल में शक्कर एक क्या है, तो शक्कर एक घुला हुआ पदार्थ है जिसे विलय बोलते हैं, ठीक है। विलयक विलायक वो होता है जो अपने में मिला लेता है, और विलयन वो होता है जो मिल जाता है, ठीक है। विलय घुला हुआ पदार्थ, ठीक है। डैश एक यौगिक नहीं है, यौगिक के बारे में अभी हमने पढ़ा कि यौगिक नहीं है। लेड, यौगिक क्या होता है, यौगिक दो धातुओं से मिलकर बना होता है। लेड एक खुद का अपना रूप लिए हुआ है, जैसे जो 118 तत्वों में शामिल है, ठीक है। रेत और चीनी का मिश्रण डैश का उदाहरण है, तो रेत और चीनी का मिश्रण विजातीय मिश्रण का उदाहरण है।
रेत और चीनी कैसी जात होगी, अलग अलग जात होगी, तो विजातीय मिश्रण में आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सारे क्वेश्चन ALP में RRB में पूछे हुए हैं, जो क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। तो क्वेश्चनों से आपको ठोस द्रव गैस यौगिक अयौगिक पे आधारित जितने क्वेश्चन इसने पूछने थे वो मैंने बताए। और आपको जो ज़्यादा मेन फोकस डालना है वो इस वीडियो के शुरुआती पेजों पर डालिए, इसमें से आपको समझ में आएगा। इस चार्ट पर फोकस कीजिए, इसमें से आपको समझ में आएगा कि क्या क्या होता है। और भी चीज़ें समझने लायक हैं जो आप इनसे समझ सकते हैं। यहाँ पर यौगिक क्या है, यहाँ से समझ में आ जाएगा। ठीक है, धातुओं का अगर आपको अच्छे से ज्ञान है तो मैंने ये चीज़ें आपको 3 पेज रिकमेंड करूँगा कि आप दोबारा से इस वीडियो को शुरुआत देख सकते हैं दोबारा से, और फिर क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। आपके क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। ठीक है, ऑल दी बेस्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।